क्वेश्चन नंबर 24 देखें बच्चों क्या कह रहा है। टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस शुड बी। बच्चों बड़ी सामान्य सी बात है, मैंने आपको खूब समझाया ये सब बात कि अगर मुझे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके वर्चुअल इमेज बनाना हो तो एक ही सिचुएशन होगा, वो ये होगा कि यहाँ पर अगर मैं ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में कहीं ला के रख दूं तो इसका मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज यहाँ कहीं बन रहा था। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मुझे कितना रखना पड़ेगा बच्चों, व्हाट एवर ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा वो फोकल लेंथ की तुलना में कम होगा, यू शुड बी लेस देन एफ। ठीक है, तो इस तरह से करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा ऑप्शन सी। यहां के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस आ गया ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वी हैव क्वेश्चन नंबर 25। देखिए बच्चों, कहा गया अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूसेज एन इमेज हाफ द साइज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। ओके, डिस्टेंस ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज, यानी यू की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, मैग्निफिकेशन जो हमारा होता है किसी बच्चों लेंस के लिए v बाई यू, और इसका एक इक्वेशन आता है f डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। यहां से हमारा काम चल जाएगा। रियल ऑब्जेक्ट है तो इमेज जो कॉन्केव लेंस के द्वारा बनाया जाएगा वो हमारा वर्चुअल होगा और डायरेक्ट होगा, आपको पता है बात। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन अगर इमेज हाफ साइज का बना है ऑब्जेक्ट की तुलना में तो मैग्निफिकेशन प्लस हाफ हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया है, लेकिन क्योंकि कॉन्केव लेंस की बात हो रही है तो ये -20 हो जाएगा, u प्लस -20 हो गया। यहां के अंदर बच्चों आ गया हाफ इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाई u -20। ठीक है, यहां के अंदर बेटा ये हो जाएगा u -20 इक्वल टू -हाफ, यहां के अंदर हो गया 40। ठीक है, u की वैल्यू यहां के अंदर बच्चों मेरे पास आ जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो -40 एंड +20 कितना आ गया, u की वैल्यू -20 सेंटीमीटर हो गया। देखिए बच्चों, सॉल्व करते समय मैंने u का यहाँ साइन कन्वेंशन नहीं लिखा है, तो यहाँ पर जब हमें जवाब मिला तो ये साइन कन्वेंशन के सहित मिला कि निगेटिव आने का मतलब ये बच्चों अगर हमारे पास कॉन्केव है, कॉन्केव लेंस है तो हमारा ऑब्जेक्ट इधर कहीं होगा। अगर ऑलरेडी मैं यहाँ माइनस रख देता तो आंसर मुझे प्लस में मिलता। तो फिलहाल जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ के अंदर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन ये 20 सेंटीमीटर। करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन ये। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों बोला गया है फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस रियल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा ऐसा इसमें से है जो कि रियल इमेज प्रोड्यूस कर सकता है। प्लेन मिरर बच्चों रियल ऑब्जेक्ट के लिए कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, वर्चुअल बनाता है, आपको पता है। कॉन्केव लेंस रियल ऑब्जेक्ट के लिए कभी भी रियल इमेज नहीं बनाएगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, आपको ये बात पता है। कॉन्वेक्स मिरर ये भी रियल ऑब्जेक्ट के लिए बच्चों रियल इमेज नहीं बनाएगा, हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, ये भी आपको पता है। इस प्रकार से यहां पर ऑप्शन डी हमारा बच रहा कॉन्केव मिरर। हाँ सर, कॉन्केव मिरर रियल ही बनाता है मैक्सिमम केसेज में, वर्चुअल भी बना सकता है लेकिन मैक्सिमम केसेज में जब हम ऑब्जेक्ट को बच्चों पोल और फोकल पॉइंट के बीच में लेके जाएं तभी यहां पर वर्चुअल इमेज बनाएगा। अदरवाइज बाकी सारे जगहों के लिए अगर देखें तो रियल इमेज बनाता है रियल ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहां करेक्ट चॉइस जो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 26 का बच्चों करेक्ट चॉइस सीधे सीधे यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। बच्चों यहाँ के अंदर क्वेश्चन नंबर 27 की बात हो रही है। यहाँ पे कहा गया रेज इंफिनिटी से आ रहे हैं, उसके लिए क्या होगा बच्चों, ये देखिए यहाँ का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, यहाँ का μ2। अलग अलग रेफ्रैक्टिव इंडेक्स होने की वजह से ये वाला हिस्सा जो है लोअर हाफ
उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, और दिया है, अगले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और दिया है। तो यहाँ इस हिसाब से फोकल लेंथ इनके अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर बच्चों फोकल लेंथ इनके अलग अलग हो जाएंगे। इनफाइनाइट से अगर कोई रे जा रहा है तो बच्चों ये वाले हिस्से की बात अगर करूं, मान लेते हैं μ1 ग्रेटर देन μ2 हो, सपोज ऐसा हो, तो फोकल लेंथ की वैल्यू f1 लेस देन f2 हो जाएगा। बच्चों उल्टा होगा, रिवर्स ऑर्डर यहाँ फोकल लेंथ का आएगा। तो यहाँ पर f1 लेस है, इसका मतलब ये कम दूरी पर कंसंट्रेट होगा f1 पर, और ये f2 ज़्यादा है, ये ज़्यादा दूर पर जाके कंसंट्रेट होगा। तो दो अलग अलग पोजीशन पे एक ही ऑब्जेक्ट के इमेज बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ के लिए जो हमारा करेक्ट चॉइस होगा, दिस विल बी ऑप्शन ये। यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस होगा यहाँ पर हम लोग लेंगे वो ऑप्शन ये होगा जो मैंने यहाँ आपको समझाया। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों हमसे बोला गया है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ अ राइट एंगल्ड आइसोस्केल प्रिज्म। देखो क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्यूशन पार्ट। बच्चों हमारे पास कोई एक प्रिज्म है और ये प्रिज्म जो हमारे पास है वो राइट एंगल्ड है और आइसोस्केल है, ऐसे ऐसे। यहां पर बच्चों अगर ये राइट एंगल्ड है, अगर ये राइट एंगल्ड है बच्चों, तो यहां पर और आइसोस्केल है तो एंगल 90 डिग्री हो गया। क्योंकि आइसोस्केल है, समद्विबाहु है, तो यहां का एंगल यहां के बराबर होगा, तो ऑब्वियसली ये 45 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आगे हमसे क्या कहा गया है, कहा गया रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन फेस ऑफ राइट एंगल। यहां पर बच्चों अगर रे कोई ऐसे नॉर्मली आएगा तो यहां से तो कोई डेविएशन नहीं होने वाला, क्योंकि नॉर्मली आ रहा है, अब जाके यहां पर पड़ा। आगे हमसे कहा गया है कि क्या हो रहा है, इट ग्रेजेज हाइपोटेन्यूज। बच्चों यहां के अंदर हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज करिए प्रिज्म का म्यू है, बाहर हवा है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ के अंदर 1 होंगे। इसका मतलब ये डेंसर से रेयर जाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर बच्चों TIR हो गया, इसका TIR का क्रिटिकल केस बन गया, ग्रेज करते हुए जा रहा है हाइपोटेन्यूज को। बच्चों ये वाले लाइन को, ये वाले आर्म को, ये वाले फेस को ग्रेज करते हुए गया, मतलब इसका यहाँ क्या हो गया, TIR का क्रिटिकल केस बन गया। इसका मतलब बच्चों ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ रहा होगा, व्हाटएवर जो भी यहाँ हो, वो क्रिटिकल एंगल बन जाएगा। अब जरा देखें ये वाला एंगल होगा कितना बच्चों, 45, ये हो गया 90, ये हो गया 45, ये पूरा 90 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 45। ये एंगल बच्चों यहाँ के अंदर दिस एंगल विल बी 45 डिग्री। फिर से सुन लीजिए, यहाँ 45 है तो ये 90 निकल गया, ये भी 45 हो गया, ये पूरा 90 था तो ये भी 45 हो गया। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर साइन IC को जो हम लोग लिखते थे μr ओवर μd, ऐसे लिखते थे ना, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा साइन IC की जगह यहाँ 45 डिग्री हो गया, μr बाहर का 1 हो गया, μd इन दी सेंस म्यू प्रिज्म का हो गया, तो म्यू की वैल्यू बच्चों 1 बाई साइन 45 डिग्री हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ आ गया 1 बाई साइन 45 का मतलब 1 बाई स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो गया 2, और इस प्रकार से आंसर हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट के अंदर 2। यहाँ म्यू की वैल्यू बच्चों स्क्वायर रूट 2 के बराबर होगा, यही हमसे पूछा गया है। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ प्रिज्म का आ गया 1.414 के बराबर होगा। और इस तरह से करेक्ट चॉइस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बच्चों आ जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 29। देखिए बच्चों कहा गया है a thin prism of angle 15 degree made of glass of refractive index μ1 equal to 1.5 is combined with another prism of glass of refractive index μ2 equal to 1.75. The combination of the prism produces dispersion without deviation. Deviation की नेट वैल्यू 0 है। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 29, इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि विदाउट शब्द को ध्यान से देखिएगा, विदाउट डेविएशन मतलब बच्चों नेट डेविएशन की वैल्यू क्या है 0। दो प्रिज्म मिलके डेविएशन कर रहे हैं, दोनों का कंबाइंड डेविएशन क्या है 0। इट मीन्स बच्चों यहाँ डेविएशन पहले के द्वारा इक्वल टू माइनस ऑफ डेविएशन दूसरे के द्वारा। अब यहाँ जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकली, तो बच्चों यहाँ मैग्नीट्यूड को इक्वलाइज करते हैं। तो
पहले का मैग्नीट्यूड डेल्टा 1, इसका मॉडुलस जो भी हो डेल्टा 1, और दूसरे का मैग्नीट्यूड बच्चों डेल्टा 2। इसकी वैल्यू मुझे पता है, डेविएशन की वैल्यू आती म्यू -1 इंटू प्रिज्म एंगल, पतले प्रिज्म के लिए ही होता है। म्यू 1 यहाँ हो जाएगा, यहाँ A1 हो गया। अगले के लिए हो जाएगा बच्चों म्यू 2 -1 इंटू A2। ठीक है, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले प्रिज्म के लिए दिया गया 1.5, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1.5 यानी 3/2 -1। पहले प्रिज्म के लिए बच्चों प्रिज्म एंगल 15 डिग्री दिया गया है इंटू 15 डिग्री। दिस इज इक्वल टू म्यू टू इन दी सेंस बच्चों यहाँ पर 1.75 गिवन है, आप लोग देखें क्वेश्चन में, -1 इंटू A2 हो गया। यहाँ बस मैग्नीट्यूड को इक्वलाइज करना है। इस प्रकार से बच्चों 1/2 इंटू 15 1/2 माफ करिएगा 1/2 इंटू 15 इक्वल टू यहाँ के अंदर बच्चों आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, यह आ जाएगा 0.75 इंटू A2। ठीक है, यहाँ पर आ गया 1/2 इंटू 15, 0.75 को 3/4 लिख देता हूँ, 3/4 इंटू A2। यहाँ के अंदर बच्चों इसको कट कर लेते हैं, तो यहाँ से कट करेंगे, देखते हैं A2 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। ठीक है बच्चों, 2 2 जा 4, यहाँ के अंदर आंसर आ गया 10 डिग्री। इसका मतलब जो दूसरा प्रिज्म हम लगाएंगे उसका प्रिज्म एंगल यहाँ पे 10 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ करेक्ट चॉइस हमारे पास हो गया 10 डिग्री का मतलब ऑप्शन बच्चों 10 डिग्री का मतलब यहाँ करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों कहा गया है टू मोनोक्रोमेटिक वेव्स ईच ऑफ इंटेंसिटी I, वेरी गुड, have a constant phase difference of phi. If these waves superpose, then the intensity of resultant wave is. बच्चों जब दो वेव सुपरपोज करते हैं तो यहाँ पर रिजल्टेंट वेव की जो इंटेंसिटी आती है उसके लिए एक इक्वेशन होता है। वो इक्वेशन हमारे पास ऐसे होता, सिग्मा I इक्वल टू I1 प्लस I2, याद होगा आप लोगों को, +2 स्क्वायर रूट के अंदर I1 I2 cos फाई। यहां पर जिन दो वेव की बात की गई है उन दोनों वेव की इंटेंसिटी बोल रहा I है, तो I1 के स्थान पर I, I2 को भी I से रिप्लेस कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट के अंदर I इंटू I, और फेज डिफरेंस को उन्होंने फाई बताया है और यहाँ फार्मूले में भी फाई लिखा हुआ है, तो ये हो गया cos फाई। ठीक, ये बच्चों मेरे पास हो जाएगा 2I प्लस 2I cos फाई। ठीक है, यहाँ पर बच्चों 2I को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस cos फाई, 1 प्लस cos फाई। ठीक, इसको बच्चों हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो 2I 1 प्लस cos फाई, 1 प्लस cos फाई के स्थान पर मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस 1, cos 2 थीटा का फार्मूला लगा लीजिए। इसको मैं लिख सकता हूं cos 2 फाई बाई 2, फाई को 2 फाई बाई 2 लिख सकता हूं और cos 2 थीटा का फिर फार्मूला लगाऊंगा तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस 1। अब बच्चों 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहां पर बचेगा 2 cos स्क्वायर फाई, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो आ गया 4I cos स्क्वायर फाई बाई 2, 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 यहाँ बचा, जो कि 2I से मल्टीप्लाई होके इतना बच गया। I और सॉरी 1 1 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा I हमारे पास ये आ गया। इसको एज ए फार्मूला भी आप याद रख सकते हैं, बहुत सारे बुक में एज ए फार्मूला ये दिया होता है, कोई दिक्कत नहीं। मेन इक्वेशन ये है, वहीं से डिराइव करके इसको लाया जा सकता है। बच्चों यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास इस प्रकार से यहाँ पे आएगा ऑप्शन डी। करेक्ट चॉइस बच्चों आएगा ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 31। कहा गया द कॉन्ट्रास्ट इन दी फ्रिंजेज इन एनी इंटरफेरेंस पैटर्न्स डिपेंड्स ऑन। कॉन्ट्रास्ट मतलब मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में अंतर लगा पाना। ये तब होता है जब मैक्सिमा
मैक्सिमा तो हो ही और मिनिमा बिल्कुल डार्क हो तो कंट्रास्ट मैक्सिमम होता है। और ये डिपेंड करता है कि मैक्सिमम और मिनिमम की इंटेंसिटी का रेशियो क्या है। ठीक है बच्चों, एक टर्म आता है विजिबिलिटी जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी का रेशियो डिफाइन होता है। तो फिलहाल कंट्रास्ट अच्छा रहेगा अगर मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में ज्यादा का अंतर हो, यानी रेशियो वाइज देखें तो उनका रेशियो बच्चों अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी निकालें तो ये रेशियो हमारा ज्यादा अगर आ रहा है, इट मींस मिनिमम इंटेंसिटी कम से कम है और मैक्सिमम इंटेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा है। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट हमें मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमा और मिनिमा में अंतर लगा पाना यहाँ हमारे लिए आसान होगा। तो ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाएं यहाँ देखने तो करेक्ट चॉइस हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, इंटेंसिटी रेशियो ऑफ दी सोर्सेज। करेक्ट चॉइस बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 में हमारा आ जाएगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बच्चों? ऑप्शन सी। ओके, this is the correct choice for the question number 31. Now let's enjoy question number next one. Question number 32 हमसे कहा गया है in Young's double slit experiment, माफ करिएगा, in Young's double slit interference experiment, if the distance between the slits is made 3 folds, मतलब 3 गुना कर दिया जाए, the fringe width become, क्वेश्चन नंबर बच्चों 32, उसने कहा है फ्रिंज विड्थ की बात किया है जो कि होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। बच्चों कह नया फ्रिंज विड्थ कितना टाइम्स हो जाएगा, कितना फोल्ड हो जाएगा अगर स्मॉल डी को 3D कर दिया जाए। स्मॉल डी जो हमारे पास यहाँ डी था उसको 3 गुना कर दिया जाए, मतलब 3D कर दिया जाए। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, यहाँ ये मेरे पास आ जाएगा ओमेगा बाई 3, इसका मतलब ओमेगा डैश हमारे पास 1/3 ओमेगा हो जाएगा, यानी 1/3 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओमेगा डैश नया वाला जो फ्रिंज विड्थ है पुराने फ्रिंज विड्थ का कितना गुना हो जाएगा? 1/3 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट चॉइस जो हमारा आएगा वो होगा ऑप्शन ए। यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस हम लोगों ने निकाल लिया ऑप्शन ए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 33। हमसे कहा गया है द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट टू ऑब्टेन कोहेरेंट सोर्स इज एम्प्लॉयड इन। वेव फ्रंट का डिवीजन, कोहेरेंट सोर्स को बनाने के लिए वेव फ्रंट का डिवीजन कौन से ऑप्शन में होगा? फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म, माइकेलसन्स इंटरफेरोमीटर, न्यूटन्स रिंग, ऑल दी अबव ऑप्शंस हैं ऐसे। बच्चों यहाँ के लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन ए। फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म में यहाँ बच्चों वेव फ्रंट का डिवीजन होता है और वेव फ्रंट डिवाइड करके कोहेरेंट सोर्स को जन्म देता है। तो यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा ऑप्शन ए। करेक्ट चॉइस क्वेश्चन नंबर 33 में बच्चों आ जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 33। नाउ लेट्स एंजॉय क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 34। बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है इन यंग्स एक्सपेरिमेंट व्हेन सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड देन 62 फ्रिंजेस आर सीन इन द फील्ड ऑफ व्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर बच्चों 34, यहां पर YDSC की बात की गई है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमारा कुछ ऐसे होता है, सामने एक स्क्रीन लगा होता है, यहाँ स्क्रीन का सेंट्रल पोर्शन होता है। मान लो फील्ड ऑफ व्यू हमारा ये है। जब यहाँ पर सोडियम लाइट यूज किया गया जिसका वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम है तो 62 फ्रिंज ऑब्जर्व हुआ। कहीं पर किसी फील्ड ऑफ व्यू इतना है तो इतने डिस्टेंस में कितना फ्रिंज ऑब्जर्व हुआ? 62 फ्रिंजेस। जब वेवलेंथ हमने यूज किया λ1 और λ1 की वैल्यू यहाँ के अंदर है बच्चों कितना? 5893 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हमसे कहा गया है कि अगर इंस्टेड इफ वायोलेट लाइट ऑफ वेवलेंथ 4358 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर बच्चों दूसरा वेवलेंथ यूज किया गया वायोलेट वाला, ये पहला वाला वेवलेंथ था,
और दूसरा वेवलेंथ यहाँ के अंदर यूज किया गया 4358 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ के लिए बच्चों नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने सीन होंगे ये मुझे पता करना है। यहाँ n1 की वैल्यू एक तरह से दे दिया था 62 और n2 की वैल्यू यहाँ से हमसे पूछ लिया गया क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बच्चों, ये दूरी x मान लो है ये पूरा, तो x इक्वल टू x। पहले फ्रिंज के हिसाब से अगर मैं लिखूं, पहले फ्रिंज के अकॉर्डिंग मैं लिखूं तो मैं कहूंगा पहले एक फ्रिंज का विड्थ मान लो ω1 है, तो ऐसे कितने फ्रिंज यहाँ के अंदर आ गए n1, यहाँ हो जाएगा n1 ω1, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कवर हो गया। दूसरे केस में एक फ्रिंज की चौड़ाई ω2 है, तो टोटल इतने डिस्टेंस में कितने फ्रिंज ऑक्युपाई हुए मान लेते हैं n2, तो यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा n2 ω2। यहाँ पर बच्चों n1 ω1 के जगह पर हो जाएगा λ1 कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d, और यहाँ हो गया n2 λ2 कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d, ऐसे हो गया। कैपिटल D कैंसिल, स्मॉल d कैंसिल। तो इस प्रकार से बच्चों मेरे पास हो गया n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2, ऐसे हो गया। ठीक है, हमसे n2 पूछा गया है, तो n2 की वैल्यू बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा n1 λ1 डिवाइडेड बाई n2, सॉरी n1 λ1 डिवाइडेड बाई λ2। चलो वैल्यूज रखते हैं। n1 पहले कितने फ्रिंजेस यहाँ ऑक्युपाई हुए थे 62। λ1 एक का मतलब लाइट का वेवलेंथ पहले वाले का था 5893 डिवाइडेड बाय दूसरा जो वेवलेंथ मैंने यूज किया दिस इज 4358 एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएंगे, यूनिट के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ n2 की वैल्यू लगभग अप्रॉक्सीमेशन में अगर लिखेंगे तो 84 के अप्रॉक्स में आएगा। ठीक है, यहाँ के अंदर 84 के अप्रॉक्स में आने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर करेक्ट चॉइस जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन डी। करेक्ट चॉइस हमारे पास हो गया ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में हमसे कहा गया है इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न बाय टू आइडेंटिकल स्लिट्स द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज आई। सेंट्रल मैक्सिमा जो है बच्चों उसकी इंटेंसिटी आई है। ठीक है, YDSC का केस है बच्चों। यहाँ पे हमसे कहा गया है सेंट्रल मैक्सिमा इंटरफेरेंस पैटर्न YDSC में मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा की उसके अंदर बात की गई है जिसकी इंटेंसिटी आई है। चलो अच्छी बात है। व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द सेम स्पॉट इफ वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड। बच्चों मैं आपको बता चुका हूं क्वेश्चन नंबर दिस इज 35। YDSC का अगर सेटअप लिया जाए ऐसे, यहाँ पर बच्चों यहाँ स्क्रीन लगा दिया जाए, ये सेंट्रल लाइन चला, यहाँ से कोई लाइट गया है स्लिट नंबर 2 से ऐसे, और एक लाइट बच्चों यहाँ पर गया है स्लिट नंबर 1 से, स्लिट नंबर 1 से। यहाँ पर कोई पॉइंट P है, नो डाउट यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। मैंने आपको समझाया था बच्चों कि अगर ये वाले लाइट की इंटेंसिटी हमारे पास I1 यहाँ है जो कि x है और I2 यहाँ पर है जो कि x है, तो यहाँ जो मैक्सिमा मुझे कहीं भी मिलेगा, मैक्सिमा की इंटेंसिटी जो हमारे पास आएगी वो हो जाएगी 4x। ये मैंने पूरा डिराइव करके आपको बताया था, याद देख करिए। अब अगर एक स्लिट को क्लोज कर दिया जाए, एक स्लिट को कंप्लीटली मैं क्लोज कर दूं तो ये वाली लाइट जाएगी ही नहीं, तो यहां पर केवल एक लाइट आएगी बच्चों, और कितनी इंटेंसिटी लेके आएगी आफ्टर क्लोजिंग वन स्लिट। एक स्लिट को क्लोज अगर कर दें तो जो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी वो सिंपली I1 के बराबर हो गई, जो कि क्या है x। जहां पर मुझे 4x मिल रहा था और इस 4x को इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है I, कह रहा जो हमें मैक्सिमा मिल रहा है उसकी इंटेंसिटी I है, यानी 4x इक्वल टू I दिया था। जब एक स्लिट को मैं क्लोज कर दूंगा केवल एक ही लाइट वहां पर जाके पड़ेगी। अब यहां पर हमें जो भी इंटेंसिटी रिजल्टिंग मिलेगी, रिजल्टिंग क्या वही इंटेंसिटी है, तो सिंपली हमें क्या मिलेगा x।
और x की वैल्यू यहां से देखें तो आई बाई क्या हो जाएगा 4, 1/4 हो जाएगा यहाँ के अंदर इंटेंसिटी पहले के तुलना में। तो यहाँ करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा बच्चों, दिस विल बी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 36। बच्चों यहाँ कहा गया है इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न I max represents the intensity maximum value and I min represents the intensity minimum value. Then the fringe visibility is defined as। बच्चों यहाँ पर ये भी कोई सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला मैंने आपको बताया है, समझाया है। फ्रिंजों के बीच में कॉन्ट्रास्ट लगाने के लिए एक मैथमेटिकल पैरामीटर होता है जिसको विजिबिलिटी नाम से देखा जाता है। और यहाँ पर जो विजिबिलिटी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ विजिबिलिटी की जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है ये होता आई मैक्स माइनस आई मीन डिवाइडेड बाई आई मैक्स प्लस आई मीन। यहाँ पर बच्चों ये वैल्यू आ जाती है। तो सिंपली एक फार्मूला है और यहाँ पर करेक्ट चॉइस जो होगा आप देख लीजिए ऑप्शन सी। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस बच्चों ऑप्शन सी आ जाएगा। और ये रहा क्वेश्चन का सलूशन, क्वेश्चन नंबर 36 का। चलते हैं बच्चों अगले, वी हैव क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन एट ए पॉइंट where path difference is lambda is k। क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्यूशन। बच्चों YDSC का सेटअप है, उसमें जहां पर पाथ डिफरेंस जहां पर लैम्डा है तो बच्चों वहां आप बताओ फेज डिफरेंस क्या रहा होगा, 2 पाई। लैम्डा को 2 पाई से रिप्लेस कर सकते हो फेज डिफरेंस देखने के लिए। जहां फेज डिफरेंस 2 पाई होगा या जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, अगर YDSC का केस है तो वहां पे मैक्सिमा मिलेगा, पक्का है। मान लेते हैं यहां पर 2 स्लिट्स ऐसे हैं बच्चों, मान लेते हैं यहां से एक लाइट चला, यहां से एक लाइट चला, इंटेंसिटी यहां पर मुझे मैक्सिमा मिला होगा। और आई मैक्स की वैल्यू हमारे पास, अगर यहाँ की इंटेंसिटी बच्चों सपोज करिए यहाँ पर इंटेंसिटी I1 है, यहाँ पर इंटेंसिटी I2 है। जनरली स्लिट की चौड़ाई सेम रहती है, स्लिट का विड्थ सेम रहता है। ऐसे केसेज में यहाँ की इंटेंसिटी अगर x है तो यहाँ की भी x होती है। यानी आई मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम के केस में, ऐसे केस में आप कहा जाता 4x, याद रखिएगा। अब बच्चों यहाँ पर कह रहा अगर पाथ डिफरेंस, दूसरा सिचुएशन दे रहा है और इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसे पोजीशन में कहा गया रिजल्टेंट इंटेंसिटी k है, यानी 4x इक्वल टू क्या हो गया k। कह रहा अगर पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो, पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमारे पास बोला गया है लैम्डा बाई क्या हो, लैम्डा बाई 6 हो शायद, हाँ यही बोला गया है। अगर लैम्डा बाई 6 हो तो फेज डिफरेंस आप बताओ बच्चों क्या होगा, लैम्डा के जगह पर 2 पाई अपॉन 6, यानी कि यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास फाई की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 3। पाई बाई 3 को डिग्री में बदलेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे आ गया। ऐसे पोजीशन में पाथ, ऐसे पोजीशन में रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर I1 I2 cos फाई। देखिए I1 का मतलब x, I2 का मतलब x, 2 स्क्वायर रूट के अंदर I1 का मतलब x, I2 का मतलब भी x इंटू कॉस फाई। फाई का मतलब यहाँ 60 डिग्री। बच्चों ये आ गया x प्लस 2 इंटू ये वाली वैल्यू जो हमारी है ये हो जाएगा x, यहाँ पर ये वाली वैल्यू बच्चों x के बराबर हो गया। cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2 के बराबर हो गया। 2 ने 2 को मार दिया, 2 ने 2 को कैंसिल आउट कर दिया बच्चों। ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में ये मेरे पास आ जाएगा 3x। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से बच्चों जो सिचुएशन बना, रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास 3x आ गया। अगर मुझे यहाँ पर k के रूप में इसको लेके आना हो तो x की जगह पर क्या हो जाएगा, k/4। x की जगह पर बच्चों हो जाएगा k/4। यहाँ पर हमारे पास 3x यानी 3k/4 यानी 3/4k।
यहाँ पर जो आंसर होगा वो आ जाएगा 3/4K, और 3/4K ऑप्शन में जाके देखूं तो बच्चों यहाँ ऑप्शन सी में मुझे मिल रहा है, तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 38। देखें आपके सामने है, यहाँ पे बच्चों बोला गया है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द 10th मैक्सिमम ऑफ वेवलेंथ λ1 is at a distance y1 from the central maximum. Okay, when the wavelength of the source is changed to λ2, fifth maximum is at distance y2 from the central maximum. तो हमसे पूछा गया कि बताइए रेशियो y1/y2 का यहाँ रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों दिस इज 38। देखिए इसका सलूशन कैसे आएगा बच्चों। YDSC का सेटअप है, यहाँ 2 स्लिट ऐसे रहे होंगे, इसके सामने बच्चों एक स्क्रीन रहा होगा, ये कहीं स्क्रीन का सेंट्रल पोर्शन, सेंट्रल पोजीशन रहा होगा ऐसे। यहाँ पर बच्चों कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं। कह रहा है कि 2 तरह की लाइटें यूज की गई, एक बार λ1 वेवलेंथ यूज किया गया, दूसरी बार λ2। जब λ1 यूज किया गया तो कह रहा कि 10th मैक्सिमम, 10वां मैक्सिमा कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर y1 डिस्टेंस पे मिल रहा है। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब यहाँ पर होगा, इससे y1 डिस्टेंस पे हमारा मिल रहा है। यहाँ पर क्या मिला, 10th मैक्सिमा या मैक्सिमम। जब वेवलेंथ हमने यूज किया है λ1, ये वाला डिस्टेंस y1 दिया है, y1, ठीक है बच्चों। और कह रहा है जब दूसरा वेवलेंथ यूज किया गया कोई λ2, तो कह रहा फिफ्थ मैक्सिमम इज एट डिस्टेंस y2। मान लेते हैं कहीं पर यहाँ पर हमें मिल रहा हो फिफ्थ मैक्सिमम, कहीं भी आप मान सकते हो फिफ्थ मैक्सिमम मान लो बड़ा वाला वेवलेंथ मैंने यूज कर लिया हो। जब हमने वेवलेंथ यूज किया λ2 और ये कितनी डिस्टेंस पर मिल रहा है, y2 पर मिल रहा है, y2 पर। तो हमसे पूछा गया है कि सर बताइए y1 और y2 का रेशियो क्या होगा। ठीक है बच्चों, y1 और y2 का रेशियो क्या होगा। देखो मैक्सिमा के लिए बच्चों ये वाली वैल्यू हमने x से लिखा था समझाते समय, यहाँ y से लिखा है। तो मैक्सिमा के लिए क्या होता था, x = n λD डिवाइडेड बाई स्मॉल d, यही आ रहा था। अब x की जगह पहले सिचुएशन में हमारे पास आ गया y1 = कौन सा मैक्सिमा, 10वां, तो यहाँ 10 हो गया। λ1 D अपान स्मॉल d, और y2 ये वाली डिस्टेंस अगर मुझे देखनी हो, यहाँ भी मैक्सिमा मिल रहा है लेकिन 5वां मैक्सिमा मिल रहा है, तो हो जाएगा 5 λ2 D अपान स्मॉल d। स्मॉल d वही रहेगा क्योंकि सेटअप तो हमारा वही है। ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में बच्चों क्या होगा, अगर मैं इन दोनों का रेशियो ले लूं y1/y2 क्या होगा, तो D कैंसिल, स्मॉल d कैंसिल, क्या बचेगा बच्चों 10 λ1 डिवाइडेड बाई 5 λ2। हमें क्या आंसर मिला, यहां पर मिल जाएगा बच्चों 2 λ1 डिवाइडेड बाई λ2। तो इस तरह से करेक्ट चॉइस जो हमारे पास होगा वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। करेक्ट चॉइस यहां के लिए हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 39। बच्चों कहा गया लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम falls on single slit of width 0.1 millimeter. The second minimum will be formed for the angle of diffraction of, angle of diffraction in the sense angular position हमसे पूछा है कि कितने एंगुलर पोजीशन पे सेकेंड मिनिमा मिलेगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ डिफ्रैक्शन का केस है, एक सिंगल स्लिट का केस रहा होगा। ऐसे मैंने स्लिट को थोड़ा जूम करके उसकी साइज बड़ा दिखाया था ऐसे। यहाँ पर बच्चों ये इसके सामने कोई ऐसे स्क्रीन लगा हुआ है, इसके सामने ऐसे स्क्रीन लगा हुआ है। यहाँ इस स्लिट के सेंट्रल पोजीशन से एक लाइन चलाएं, यहाँ पहुँच गए स्क्रीन के ऊपर। बच्चों होता क्या है,
सपोज करिए यहाँ पर जो बात वो कर रहा है, यहाँ पर मान लीजिए सेकंड मिनिमा की बात उसने की है ना, सेकंड मिनिमम। तो यहाँ पर मान लो सेकंड मिनिमा हमें मिल रहा है, सेकेंडरी मिनिमा, प्राइमरी मिनिमा तो मिलता ही नहीं यहाँ पर। इसका एंगुलर पोजीशन, एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन इन दी सेंस, यहाँ पर एंगुलर पोजीशन कितने एंगल से डिफ्रैक्ट हुआ होगा लाइट, ये पूछा गया है। एंगुलर पोजीशन इनफैक्ट हमसे पूछा गया क्या होगा। तो एंगुलर पोजीशन जब हम लोग बताने जाते हैं तो हम लोग देखो क्या करते थे, याद दिलाऊं आपको, निकालते थे कि यहाँ से जाने वाले वेव, यहाँ से स्लिट के एक किनारे से, एक कॉर्नर से कोई वेव गया था, यहाँ दूसरे एज से कोई वेव गया था, यहाँ पर दोनों सुपर इम्पोज कर रहे थे। तो ये वाले वेव और ये वाले वेव के बीच में पाथ का डिफरेंस क्या होगा बच्चों। फिलहाल यहाँ से मैंने डिराइव करके निकाला था, पाथ का डिफरेंस आ रहा था ये साइन थीटा, जहाँ पर ये स्लिट की चौड़ाई क्या थी, ये साइन थीटा। और मिनिमा के लिए बच्चों उल्टा कंडीशन इंटरफेरेंस का मिल रहा था, यहाँ पर आ रहा था प्लस माइनस एन लैम्डा, मैं एन लैम्डा लिख देता हूँ मिनिमा के लिए। और मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देखा जाए तो बहुत छोटा ये स्लिट का चौड़ाई होगा और साइन थीटा वगैरह में थीटा बहुत छोटा होता है। ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिख दिया जाता है एन लैम्डा, और इसी थीटा को हम लोगों ने एंगुलर पोजीशन का नाम दिया था। ठीक है बच्चों, ये एंगुलर पोजीशन का नाम दिया था, थीटा की वैल्यू एन, कौन सा, दूसरा, ये हो गया 2। यहाँ लैम्डा की वैल्यू जो इस क्वेश्चन में दिया गया है वो है 6000 एंगस्ट्रॉम, ये हो गया 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, डिवाइडेड बाई स्लिट की जो चौड़ाई दी गई है 0.1 मिलीमीटर, तो ये हो गया बच्चों 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। यहाँ पर थीटा की वैल्यू बच्चों सॉल्व करोगे पूरा, यहाँ निकल के आएगा 0.012 रेडियन। ठीक है, यही यहाँ के लिए आंसर होगा। और करेक्ट चॉइस इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस हमारा होगा ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन। है क्वेश्चन नंबर 40। कहा गया है द विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट इफ द फर्स्ट मिनिमम इज ऑब्जर्व्ड एट 2 डिग्री विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ 6980 एंगस्ट्रॉम इन मिलीमीटर। मिलीमीटर में आंसर देना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 40 एंड इट्स सॉल्यूशन, लेट्स एंजॉय। बच्चों डिफ्रैक्शन का केस यहाँ भी है और मिनिमा के लिए एंगुलर पोजीशन हमारे पास आता है थीटा की वैल्यू एन लैम्डा डिवाइडेड बाय ये, याद हो गया आप लोगों को। जो यहाँ एंगुलर पोजीशन या जो एंगल दिया गया है वो हमसे बताया गया 2 डिग्री है, 2 डिग्री। ध्यान रहे ये वाला जो रेशियो हम लेंथ अपान लेंथ करके निकालते हैं रेडियन में आता है, तो यहाँ भी रेडियन इसे बनाना पड़ेगा। इनटू यहाँ पर हम लोग कर देंगे रेडियन बनाना, तो π/180 कर लीजिए, रेडियन में बन जाएगा। इक्वल टू कौन से मिनिमा की बात उसने की है, फर्स्ट, यानी n की जगह क्या आ गया 1। हमसे पूछा कि बताइए वेवलेंथ यहाँ कितना यूज किया गया होगा, वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, जबकि स्मॉल ये यहाँ पर हमको नहीं माफ करिएगा, यहाँ वेवलेंथ हमको बच्चों दे दिया गया है, कितना दिया गया 6980 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 कर लीजिए, मीटर हो गया। स्मॉल ये की वैल्यू हमसे पूछी गई क्या होगा बच्चों, यहाँ पर स्लिट की चौड़ाई विड्थ ऑफ सिंगल स्लिट, ये की वैल्यू हमसे पूछा गया क्या होगा। यहाँ पर बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 90 आ गया, ये की वैल्यू हो जाएगी 6980 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ के अंदर 90 हो गया, डिवाइडेड बाई बच्चों यहाँ पाई हो गया, पाई का मतलब 3.14। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ करना पड़ेगा आपको, और कैलकुलेशन करके इसका आंसर निकालेंगे बच्चों आप लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.02 ये मिलीमीटर में, ये आंसर जो आपको मिलेगा ये मीटर में मिलेगा, और मुझे आंसर क्वेश्चन ने कहा मिलीमीटर में निकालिए, तो मिलीमीटर में बनाने के लिए 10⁻³ से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मिलीमीटर में बन गया। और सॉल्व करने के बाद करेक्ट चॉइस आपको मिलेगा 0.02 मिलीमीटर। इन दी सेंस यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो बच्चों आ जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ के लिए करेक्ट चॉइस होगा
ऑप्शन डी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन 41। क्वेश्चन नंबर बच्चों 41 देखिए, इसका सोल्यूशन पार्ट क्या होगा, कैसे होगा। हमसे कहा गया है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटीज एट 2 पॉइंट्स P1 and P2 on the screen are respectively I1 and I2. Okay, if P1 located at the center of bright fringe, ठीक है, and P2 is located at distance equal to quarter of the fringe width। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया, बताइए I1 और I2 का रेशियो क्या होगा। बेटा YDSC का केस है ऐसे, एक स्लिट यहाँ एक स्लिट यहाँ, दोनों का सेंटर यहाँ आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर बच्चों ऐसे हो गया, ऐसे यहाँ पर स्लिट नंबर 1, यहाँ पर स्लिट नंबर 2। 2 पॉइंट्स दिए गए, एक पॉइंट यहाँ दिया गया P1, अगला पॉइंट यहाँ कहीं दिया गया P2। 2 पॉइंट्स, देयर आर 2 पॉइंट्स। पॉइंट P1 पर कहा गया इंटेंसिटी I1 है, तो ये तो बात पक्का हो गया। पॉइंट P1 जो हमारा सेंटर है बिल्कुल स्क्रीन का, वहां की बात, मैक्सिमा का सेंटर है, तो बच्चों वहां के अंदर जो इंटेंसिटी होगी I1 दिया गया है। अगर यहां से जाने वाला लाइट वेव जो है इसकी इंटेंसिटी I1 रही हो और यहां से I2 रही हो और दोनों बराबर रहे, तो यहां से अगर x इंटेंसिटी गई होगी तो यहां से भी x गई होगी, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4x, यानी ये मैक्सिमा का केस रहा होगा। ठीक है बच्चों, जहां सेम इंटेंसिटी के 2 लाइटें मिलेंगी तो पॉइंट P1 पर जो इंटेंसिटी है वो कह रहा I1 है, तो I1 इनफैक्ट यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा। बाकी P2 पॉइंट को कह रहा ये जो दूरी हमारी है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू फ्रिंज विड्थ का 1/4 है। ठीक है, तो हमसे कहा गया कि यहां पे इंटेंसिटी I2 है, I1 और I2 का रेशियो बताइए क्या होगा। जरा देखो बच्चों, देखिए अगर मैं इस पॉइंट का एंगुलर पोजीशन आपसे पूछूं क्या होगा, तो एंगुलर पोजीशन थीटा इक्वल टू, एंगल बहुत छोटा होता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का हिसाब यहां हम लोग लगा लेते हैं, तो x डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल डी। x के जगह बच्चों ओमेगा बाई 4 होगा, ओमेगा बाई 4 बाई कैपिटल डी। इस प्रकार से थीटा हमारे पास जो एंगुलर पोजीशन होगा, ओमेगा के जगह मैं लिखूंगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और यहां पर बच्चों 4 कैपिटल डी पहले से मौजूद है, तो यहां पर कैपिटल डी हो जाएगा कैंसिल। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मेरे पास यहां क्या मिलेगा, थीटा की वैल्यू बच्चों आ जाएगी लैम्डा बाई 4, और यहां पर बच्चों हमारे पास आ जाएगा डी। ठीक है, लैम्डा बाई 4d, ये आ गया एंगुलर पोजीशन। आप लोग याद करो बच्चों, हम लोग निकाल रहे थे यहां पर पाथ डिफरेंस का केस। हम लोग पाथ डिफरेंस का केस निकाल रहे थे कि अगर मुझे मैक्सिमा का केस चाहिए या मिनिमा का केस चाहिए, पहले पाथ डिफरेंस यहां से जो वेव चल रहा था और यहां से जो वेव चल रहा था, जब हम लोगों ने पाथ का डिफरेंस निकाला था, ध्यान दीजिएगा, जब पाथ का डिफरेंस बच्चों हम लोगों ने निकाला था तो आया था डी साइन थीटा, जहां पर मैंने थीटा साइन थीटा को लगभग थीटा इक्वेट कर दिया था, क्योंकि थीटा बहुत छोटा हुआ करता था। तो अगर मैं पाथ डिफरेंस इस हिसाब से मैं इसको पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट करूं, तो हमारे पास हो जाएगा डी इंटू थीटा, और थीटा के जगह पर हो जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाई 4d, लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी। और इस प्रकार से बच्चों ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इस प्रकार से पाथ डिफरेंस हमारे पास लैम्डा बाई क्या आ गया 4। अब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 आ गया, लैम्डा को आप रिप्लेस कर सकते हो 2 पाई से, तो फेज डिफरेंस यहां पर हमें क्या मिलेगा बच्चों, फेज का डिफरेंस मिलेगा, लैम्डा की जगह 2 पाई रख लो जब फेज डिफरेंस बनाना हो, और इस तरह से बच्चों आ जाएगा पाई बाई 2, लैम्डा की जगह 2 पाई रखोगे तो 2 पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 2 आ गया। ठीक है, अब बच्चों जब फेज डिफरेंस पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री फेज डिफरेंस आ गया बच्चों, तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी यहां निकालूं। सवाल में कहा गया ये I2 है, पॉइंट P पर इंटेंसिटी क्या बताया गया I2,
तो I2 की वैल्यू जो यहाँ के अंदर होगा बच्चों, I2 मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, यहाँ मैं थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ। I2 पॉइंट P की बात हो रही है। I2 की वैल्यू बच्चों हो जाएगी I1 जो कि x मैंने माना था, x और x दोनों से जा रहे हैं। दूसरी इंटेंसिटी x प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर x इंटू कॉस फाई, और फाई के जगह कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों ये वाली वैल्यू मिला जुला के 0 हो गए, यानी कि हमें मिला क्या, I2 आ गया बच्चों यहाँ के अंदर 2x, ध्यान दीजिएगा I2 2x आ गया और I1 हमारा क्या था 4x। तो यहाँ के अंदर I1 अपान I2 ये जो रेशियो आएगा वो बच्चों आ जाएगा 4x अपान 2x, यानी कि 2/1। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा वो हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा 2/1। और चॉइस वाइज अगर मैं देखूं तो यहाँ पर करेक्ट चॉइस हमारा होगा ऑप्शन ये, करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बच्चों हो जाएगा ऑप्शन ये। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 42। यहाँ पे कहा गया है अ बीम ऑफ नेचुरल लाइट फॉल्स ऑन सिस्टम ऑफ 5 पोलराइड्स, ओके, which are arranged in succession such that pass axis of each polaroid turned through 60 degree with respect to preceding one। okay, हमसे कहा गया है fraction of the incident light intensity that passes through the system is। एक सामान्य सा प्रश्न है बच्चों पोलराइजेशन से, क्वेश्चन नंबर दिस इज 42। देखें आप लोग सोल्यूशन पार्ट, यहाँ पर करें एक नॉर्मल लाइट मतलब अनपोलराइज लाइट, किसी 5 पोलराइड का सिस्टम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। यहाँ पर 5 पोलराइड्स का बच्चों सिस्टम है। कोई लाइट ऐसे जा रहा है यहाँ पर बच्चों, ऐसे इन पांचों को क्रॉस कर रहा है। ये जो लाइट था ये अनपोलराइज था, ये नॉर्मल लाइट था ऐसे। इसकी इंटेंसिटी मैं मानता हूं कि चलो ये I0 रहा हो, तो जब पहले पोलराइड नंबर 1 को ये क्रॉस करेगा तो इसकी इंटेंसिटी पक्का है, ये हो जाएगा I0/2। ठीक है, अब ये वाले पोलराइड और ये वाले पोलराइड के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। यहाँ वाला पोलराइड जो है यहाँ और यहाँ के ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में 60 डिग्री एंगल है। यहाँ वाला पोलराइड बच्चों जो है यहाँ और यहाँ के बीच में 60 डिग्री एंगल है। यहाँ वाला पोलराइड जो है यहाँ के बीच 60 है। मतलब ये जो पांचों हैं, किसी भी लगातार 2 के बीच में जो ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है। तो मैं यहाँ की इंटेंसिटी अगर देखने जाऊँ, सपोज करिए I1 मैं लिख रहा हूँ, तो I1 की वैल्यू मेरे पास बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉ के अकॉर्डिंग I0/2, यहाँ की इंटेंसिटी इक्वल टू यहाँ की इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर, इन दोनों के बीच में जो ट्रांसमिशन एक्सिस के बीच में एंगल है 60 डिग्री। अब ये इंटेंसिटी मुझे I1 मिल गया। इसी तरह से बच्चों I2 अगर मैं निकालूंगा, I2 यहाँ पर मान लो I2 है, I2 मैं निकालने जाऊंगा, इसको सॉल्व कर लूँ तो cos स्क्वायर 60 का मतलब 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास 1/2 का स्क्वायर 1/4 यानी I0 क्या हो गया 8। अब मैं I2 निकालूंगा तो I2 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ जो इंटेंसिटी है I1 जो कि आ रहा I0/8 इंटू फिर से हो जाएगा cos स्क्वायर 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ के बीच में भी एंगल क्या है 60 डिग्री के बराबर है। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा I0/8 इंटू 1/4 फिर से हो गया। यहाँ पर अब मैं फिर एक स्टेप इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक I0/16 हो गया, सॉरी यहाँ पर 32 हो गया। और फिर मैं यहाँ पर जाके इंटेंसिटी निकालूं बच्चों, सपोज करिए यहाँ पर इंटेंसिटी I3 है, तो I3 की वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाएगा जो इसके पहले वाली इंटेंसिटी थी I2 जो कि क्या है I0/32 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस स्क्वायर फिर से इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री का, यहाँ फिर से cos स्क्वायर 60 हो गया। बच्चों इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा I0/32 मल्टीप्लाइड बाई 1/4। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार से इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा I0 डिवाइडेड बाई यहाँ के अंदर 128 आ जाएगा।
ऐसे। अब मुझे फाइनल इंटेंसिटी यहाँ चाहिए I4 क्या होगा, I4 यहाँ के अंदर क्या होगा बच्चों, I4 फाइनल इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगा, माइनस ला यहाँ, इसके पहले जो इंटेंसिटी था I0 बाई 128 मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर 60 डिग्री फिर से एक बार होगा, और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री फिर से एक बार जब होगा तो यहाँ पर बच्चों मेरे पास आ जाएगा I0 बाई 128 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 फिर से आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, ये आ जाएगा I0 डिवाइडेड बाई 512। ठीक है, तो हमसे पूछा कितना फ्रैक्शन, ओरिजिनल का कितना फ्रैक्शन, मतलब मुझसे पूछा I4 फाइनल वाली लाइट की इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई I0 क्या होगा, आ जाएगा 1/512। और इस प्रकार से जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यहां के लिए करेक्ट चॉइस हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन नंबर 43। देखें आप लोग, यहां पे बच्चों कहा गया है व्हेन वेवलेंथ ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट स्टार इज मेजर्ड इट फाउंड टू बी शिफ्टेड टुवर्ड्स रेड। बच्चों लाइट जो हमारे पास है, दिस इज 43 नंबर, यहां के अंदर बच्चों लाइट रेड की ओर जा रहा है, रेड वेवलेंथ की ओर बच्चों यहां पर शिफ्ट होता हुआ लाइट जा रहा है, रेड वेवलेंथ की ओर शिफ्ट होता हुआ जा रहा है। इट मींस जो हमारा वेवलेंथ है वो बढ़ रहा है, वेवलेंथ बढ़ रहा है मतलब उल्टा बोलें तो फ्रीक्वेंसी घट रहा होगा। अगर कोई स्टार से आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी मुझे घटती हुई प्रतीत हो रही है बच्चों, यहाँ पर डिक्रीज होती हुई अपीयर हो रही है, इट मीन्स वो स्टार हमसे दूर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारा होगा, पहला ऑप्शन कह रहा स्टार इज अप्रोचिंग द ऑब्जर्वर। नहीं सर, अगर ऐसा होता तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई मिलती, वेवलेंथ घटा हुआ मिलता, लेकिन इसका उल्टा हो रहा है। तो यहाँ के लिए बच्चों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द स्टार रिसीड्स, मतलब दूर जाना, रिसीड्स अवे फ्रॉम अर्थ। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बच्चों होगा ऑप्शन बी। करेक्ट चॉइस जो हम लोग लेंगे दैट विल बी ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 44। बच्चों देखें, एंजॉय करें। करा कंसीडर टू प्लेन पोलराइज्ड लाइट एज शोन बिलो। दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 44 की मैं बात कर रहा हूं। सोल्यूशन पार्ट इसका क्या होगा देखते हैं। दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हैं, एक लाइट ऐसे है बना के दिया गया है, इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन ऐसे दिखाया गया है, और अगला जो लाइट हमारे पास है उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन ऐसे करके दिखाया गया, ऐसे। सवाल में फिर पूछा गया है द एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में, इन दोनों में जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है उनके बीच में एंगल क्या होगा। तो बच्चों पहले की बात करूं तो इसमें ये रहा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और ये रहा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हमारे बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे हो गया, और अगले में अगर मैं देखूं दूसरे वाले में तो ये रहा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये रहा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और ये रहा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर होगा, तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इसमें ये आ गया, ये और इसमें प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ये, इन दोनों के बीच में एंगल बताओ क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ के लिए जो करेक्ट चॉइस हमारे पास आएगा बच्चों, करेक्ट चॉइस जो हमारे पास आएगा वो होगा, फिलहाल ऑप्शन यहाँ कौन सा सही होगा, 90 डिग्री आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया बी। यहाँ करेक्ट चॉइस हमारे पास आएगा ऑप्शन बी। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कहा गया है प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स ए पेंसिल ऑफ लाइट टू फॉर्म रियल इमेज, देन पेंसिल ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर इज। बच्चों प्लेन मिरर के बारे में ये फेमस है कि ये रियल इमेज नहीं बनाता है, लेकिन हाँ ये रियल इमेज बना लेगा अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो। और ऑब्जेक्ट वर्चुअल कब होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 में ऑप्टिक्स के शुरुआत में ही मैंने ये सारी बातें आपको बताई हैं बच्चों। हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये रहा प्लेन मिरर, यहाँ पर कोई लाइट ऐसे आ रहा है, ये रहा यहाँ के अंदर बच्चों नॉर्मल, और यहाँ पर कोई लाइट ऐसे जा रहा है, ये रहा नॉर्मल।
ये जो लाइट हमारे पास है, ये बीम कैसा बोला जाएगा, एक कन्वर्जेंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर जाकर मिलने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर कन्वर्जेंट लाइट बीम है, ऐसे गया ऐसे गया। यहाँ पर बच्चों ये जो लाइट बीम जा रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगा। देखिए रेज वास्तव में मिले, वास्तव में मिले, इसका मतलब इमेज जो हमारा बनेगा वो रियल होगा। जबकि इंसिडेंट रे को अगर आगे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इंसिडेंट रे जहाँ मिले या जहाँ मिलते हुए प्रतीत हों वो कहलाता ऑब्जेक्ट पॉइंट। यहाँ ऑब्जेक्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ कहीं मिलेगा बच्चों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा वर्चुअल है, इमेज रियल है। तो इमेज रियल कब बनेगा, जब लाइट रेज जो हमारे आ रहे हो उनका नेचर कैसा हो, कन्वर्जेंट। तो यहाँ इस हिसाब से अगर मैं ऑप्शन को देखूं तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए आ जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ के लिए बच्चों करेक्ट चॉइस हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 45, जो कि बच्चों लास्ट क्वेश्चन था। इस तरह से टेस्ट नंबर 3 ऑनलाइन के बिहाफ पर ये टेस्ट नंबर 3 था और ऑफलाइन के बिहाफ पर ये बच्चों टेस्ट नंबर 1 था, जो आज बच्चों जिसका कि सॉल्यूशन पार्ट आज कंप्लीट होता है। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी आपको कोई डाउट है बच्चों तो आप आके पूछ सकते हो कोचिंग पे, या आप मैसेज भेज के भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, अगले टेस्ट की डेट जल्दी ही अनाउंस करेंगे बच्चों, और आप लोग तैयारी करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य को भेदने के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।